विकारी के 4 टॉपिक हो गए। कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। चौथा टॉपिक चल रहा है हमारे, पता है आप सबको? चौथा टॉपिक कौन सा है? क्रिया। लिखो बेटा, चौथा टॉपिक शुरू हो रहा है क्रिया। आज ही नाम सुना है या आगे भी? क्रिया को विकारी क्यों कहते हैं, पहले यह चीज समझो। क्योंकि क्रिया में लिंग वचन चेंज हो सकता है। जाता पुल्लिंग के लिए आता है, जाति स्त्रीलिंग के लिए आता है, एक वचन के लिए भी आता है और बहु वचन के लिए आता है। तब इसका नाम है क्रिया। विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द। अब बेटा लिखो परिभाषा क्रिया की। बोलो बेटा। किसी कार्य का करने का, किसी कार्य का करने का या किसी कार्य का करने का या होने का, करने का या होने का बोध होता है, करने का या होने का, वापिस बोलें बेटा, किसी कार्य का, किसी कार्य का करने का या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब एक बार बोर्ड पे देखना, मैंने वाक्य लिखा, ध्यान से देखना। राम पुस्तक, क्या वाक्य पूरा हो गया? किसकी कमी है? क्रिया की। क्या क्रिया आते ही काम हो जाएगा? क्रिया आते ही हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, क्या क्रिया के आते ही काम हो गया? हो गया। चलो, मतलब क्रिया क्या करती है? काम को पूरा करती है। क्रिया क्या करती है? काम को पूरा करती है। जैसे राम जैसे राम रोता है, क्या काम पूरा हो गया? राम रोता है, काम पूरा हो गया क्या? तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम रोता है, काम पूरा हो गया क्या? किसके कारण हुआ पूरा? नीचे लिखो बेटा, जैसे। अब मुझे बताओ, इन दोनों में क्रिया कहां पर है? इन वाक्यों में क्रिया कहां है? अब मुझे बताओ, पढ़ता क्रिया है या पढ़ना क्रिया है? रोता क्रिया है या रोना क्रिया है? कंफर्म है ना? चीज समझ में आई? रोना क्रिया है और पढ़ना क्रिया है या नहीं है? अब लिखो नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 लिखो बेटा। बोलो बेटा, नोट नंबर 1। क्रिया को, नोट नंबर 1 बेटा, क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में क्रिया को वर्ब कहा जाता है। वर्ब, VERB, वर्ब होता है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं ना वर्ब। आप बोलते हो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, रिमेनिंग पार्ट, बोलते हो ना आप सभी। आज मैं बात करूं तो ये आपका सब्जेक्ट है,
ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये पीछे वाला रिमेनिंग पार्ट। समझ में आया? नीचे लिखो बेटा जैसे। आपने बोला धातु, क्या बोला? धातु। क्या बोला? धातु। लिखो बेटा, पढ़, लिख, देख, चल, रो, सो, जा, आ, पी, पढ़, लिख, देख, चल, रो, सो, जा, आ, पी, बोल, उड़, गा, आदि। ये सारी की सारी धातु है, क्रिया नहीं है। ये सारी की सारी क्या है? धातु। आपने पढ़ा ना धातु, संस्कृत में पढ़ा है कभी? पढ़ती, पढ़त, पढ़ंती, पढ़सी, पढ़त, पढ़त, पढ़ा ना आपने? वो धातु है। क्या है? लट लकार, लोट लकार सब है या नहीं है? धातु है। क्या है? धातु। नीचे लिखो नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, क्रिया के क्रिया के पीछे, क्रिया के पीछे ना लगने से, क्रिया के साथ में क्वेश्चन लिखा धातु के, क्रिया लिखा ना, वहां क्वेश्चन में लिख लो धातु के पीछे, धातु के पीछे ना लगने से क्रिया का निर्माण होता है। पीछे ना लगने से क्या होगा? क्रिया का क्या होगा? निर्माण। जैसे, नीचे लिखो बेटा जैसे। अब जो मैंने ऊपर नाम लिखे ना, आप सबके पीछे ना लगाओ, लिखो बेटा, बोलना नहीं, लिखते रहना है। हाँ वापिस लिखना है। पढ़ ना, क्रिया हुई नहीं हुई? लिख ना, क्रिया हुई नहीं हुई? देख ना, क्रिया हुई नहीं हुई? चल ना, रो ना, सो ना, जा ना, आ ना, पी ना, बोल ना, उड़ ना, गा ना। अब बताओ, ना लगते क्रिया बनी नहीं बनी? इसका मतलब सारे शब्द जिसके पीछे ना आए वो क्रिया है। लिखो जैसे, इसके नीचे लिखो जैसे। उदाहरण, राम एक आंख से काना है। राम एक आंख से काना है। काना है। दूसरा उदाहरण लिखो। हाँ, राकेश बहुत, राकेश बहुत सयाना है। अब बताओ, कहाँ करता है, कहाँ कर्म है, कहाँ क्रिया है? आपने क्या लिखा? जिसके पीछे ना आता वो क्या होता है? क्रिया, है ना? तो मतलब क्रिया है ना, ये क्रिया है ना?
कन्फर्म? क्रिया सही कहा उसने, ये क्रिया नहीं है। सबके पीछे ना आए तो क्रिया थोड़ी है। अरे क्रिया थोड़ी है ना, क्यों है? ये दोनों क्रिया नहीं है, ये दोनों क्या हैं? विशेषण है। सबके पीछे ना आए मतलब वो क्रिया होता है क्या? लिखो बेटा अपवाद, इनके आगे लिख लेना अपवाद। ये क्रिया नहीं है, ये कोष्टक में लिखना विशेषण है। काना उसकी विशेषता है ना, सयाना उसकी विशेषता नहीं है क्या? वो सयाना है तो मतलब समझदार है, तो विशेषता है। इसका मतलब ना आ गए मतलब आप क्या मान लोगे? क्रिया मान लोगे क्या? ना आते क्रिया होगा क्या? नहीं। सुना है कुछ? अब लिखो बेटा आगे। हाँ, चीज समझ में आ गई बेटा? सबके पीछे ना आए तो क्रिया नहीं होता। आगे लिखो बेटा, नोट नंबर कितने आ गए? 3 लिखो। वाक्य में नोट नंबर 3 लिखना बेटा। वाक्य में क्रिया के आने से ही, वाक्य में क्रिया के आने से ही वाक्य पूरा होता है। वाक्य पूरा होता है। सही बात है या गलत? कंफर्म है? क्रिया आएगी तो ही वाक्य क्या होगा? जैसे लिखो बेटा, बालक जोर जोर से, बालक जोर जोर से, ये लिख दिया। क्रिया पूरी हुई क्या? वाक्य पूरा हुआ क्या? बालक जोर जोर से रो रहा है। अब बताओ क्रिया हुई नहीं? या रोता है? अगर रो रहा है तो भी क्रिया ही है ना। क्रिया आने पर ही वाक्य पूरा हुआ। आपने पॉइंट क्या लिखा? कैसे? तो बेटा वो विशेषता है, वो क्रिया कहाँ है वहां? बेटा वैसे अपवाद बोला ना पहले से ही आप। हाँ बेटा सही है, अपवाद बोलने के बाद एक चीज ये है कि उसमें काम तो है लेकिन वो विशेषता है, काम नहीं है वहाँ। वहाँ काम हुआ क्या कोई? राम एक आंख से काना, कोई काम हुआ क्या? क्रिया किसे कहते हैं? काम को पूरा करते हैं। यहाँ बच्चा रोने का काम कर रहा है ना, पूरा कब होगा? जब वो रोएगा। क्रिया नहीं आएगी तो पूरा होगा क्या? अरे बेटा रोएगा तभी तो क्रिया होगी। अगर मैंने ये हटा दिया तो आपने पढ़ा तो काम पूरा नहीं हुआ ना। आगे लिखो पॉइंट संज्ञा। अब जो तूने मुझे पूछा वो सवाल, पॉइंट नंबर कितने बेटा? 4 लिखो बेटा। वाक्य वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक लिखो उद्देश्य, दूसरा लिखो विधेय। एक लिखो उद्देश्य, एक लिखो विधेय। ये पूछा था बेटा। हाँ, वाक्य के 2 अंग, अंग लिखो बेटा भाग, किसी को नहीं पता क्या होता है अंग यानी भाग होते हैं। पहला लिखो उद्देश्य, दूसरा लिखो विधेय। वाक्य में, आगे लिखो बेटा, वाक्य में क्रिया, वाक्य में क्रिया विधेय अंग, वाक्य में क्रिया विधेय अंग में आती है। वाक्य में क्रिया किस अंग में आती है? विधेय में। सवाल आया था एक बार कि क्रिया को किस अंग में जोड़ा जाएगा, उद्देश्य में या विधेय में?
विधेय में। जैसे समझने के लिए, वाक्य कितने अंग होते हैं? 2। इधर सुनो, मैंने लिखा राम बाजार जाता है। राम कहाँ जाता है? बाजार। इधर वाला क्या है? उद्देश्य। इधर वाला क्या है? विधेय। अब बताओ, राम क्या है? कर्ता। बाजार क्या है? कर्म। जाता क्या है? अब बताओ, आपकी क्रिया किधर आई? उद्देश्य में या विधेय में? किधर आई? विधेय में। किस में आई? विधेय में। आई नहीं आई? तब आपने समझ में आया, विधेय होता है कर्म और क्रिया, उद्देश्य होता है केवल कर्ता। क्या होता है? कर्ता। लिखो नीचे दूसरा उदाहरण, पहले ये लिख लो बेटा। राम बाजार जाता है, तो आपसे पूछेंगे क्रिया किस में आती है, उद्देश्य में या विधेय में? तो आप तुरंत कहोगे क्रिया विधेय में आती है, उद्देश्य में नहीं आती। अब आप टुकड़े वापस करना जो मैं बोलता हूं, लिखो। बोलो बेटा। मेरा भाई प्रशांत, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। अब बताओ, उद्देश्य कहाँ पर है और विधेय कहाँ है? सही बोला। मेरा भाई प्रशांत, ये पूरा पूरा क्या है? कर्ता ये है ना, कर्ता का, और ये कर्ता का क्या है? विस्तार। ये हमारा क्या है? कर्ता। ये कर्ता का क्या है? विस्तार। तो पूरे ही बोलोगे, मेरा भाई प्रशांत क्या पढ़ता है? धार्मिक पुस्तकें। कौन सी पुस्तक पढ़ता है? धार्मिक पुस्तक है। तो पुस्तक क्या है? कर्म। ये क्या है? कर्म का विस्तार। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक क्या करता है? पढ़ता है। क्रिया का है पढ़ना, क्रिया का है, तो ये क्रिया है, तो ये क्रिया का क्या है? विस्तार। किसका विस्तार? अब बताओ, विधेय किधर है? इधर वाला विधेय और इधर वाला उद्देश्य। तो ये उद्देश्य हो गए, और ये अब कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब कहते हैं। आपने उदाहरण लिखा, लिख लो बेटा ये, जिसे कभी आप भूलो नहीं कि कर्ता क्या होता है, विधेय क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। तो इधर वाला चैप्टर उद्देश्य और इधर वाला चैप्टर विधेय। सवाल कई बार आता है, क्रिया किस में आती है? विधेय में। क्रिया किस में आती है? विधेय में। लिखो बेटा, क्रिया के मुख्य रूप से, क्रिया के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं बेटा? 2। पहला लिखो, अकर्मक क्रिया। नाम सुना है कभी? दूसरा नाम लिखो, सकर्मक क्रिया। कभी भी कोई पूछे
मुख्य रूप से क्रिया के कितने प्रकार हैं? 2। नाम सुना है? अकर्मक क्रिया और 10th में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा नहीं पढ़ा सबने? कब पढ़ा? 10th में। अकर्मक क्रिया और सहकर्मक क्रिया, नाम याद हो गई? अकर्मक और, अब अपन क्रिया की परिभाषा पढ़ चुके हैं। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य करना या होना पाया जाए। क्या सबके पीछे ना आते ही क्रिया हो जाता है? धातु किसे कहते हैं? और धातु के पीछे ना लगते क्या बन जाता है? क्रिया। अब लिखो बेटा, क्रिया को विभिन्न भागों में, क्रिया को विभिन्न भागों में बांटा गया है। क्रिया को विभिन्न भागों में बांटा गया है। अब मैं सारणी बना रहा हूं बेटा, आप सभी लिखें। जगह आराम से देखना, कई बार सवाल आता है। क्रिया, क्रिया के क्या है? अलग अलग भाग हैं, 1, 2, 3 और 4। सुना है कभी भाग? 1, 2, 3, 4। पहला भाग क्या आता है? कर्म के आधार पर क्रिया। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। दूसरा लिखो, कर्म के आधार के बाद लिखो रचना या बनावट के आधार पर क्रिया। ये कई बार सवाल आए हुए हैं कि रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार है? हाँ, 8। नाम याद है लगभग? तो भी बताए तो सही बेटा, कितने प्रकार हैं? 8। आगे देखो बेटा, कहते हैं फिर लिखो काल के आधार पर क्रिया। किसके आधार पर? काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार? 3। पता था ना? ये तो पता ही है। फिर अर्थ के आधार पर क्रिया, ये प्रकार है। अर्थ के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया, रचना के आधार पर क्रिया और काल के आधार पर क्रिया। लिख लिया बेटा सबने? अब देखो, पहला लिखो बेटा, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। नंबर 1, अकर्मक क्रिया। कभी सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितनी है? 2। पूछेंगे क्रिया कितने प्रकार की है? 2। वो पूछे नहीं हमें तो रचना के आधार पे बताओ, तो 8। काल के आधार पे बताओ, 3। अर्थ के आधार पे बताओ, 2। तो अकर्मक क्रिया क्या है? दूसरा लिखो, सहकर्मक क्रिया। सहकर्मक के 2 भाग लिखो। पहला अकर्मक, दूसरा, क्या बात है, द्विकर्मक। मतलब बच्चों को सब पता है, बस सीख रहे हैं, है ना? अकर्मक और द्विकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। अकर्मक और द्विकर्मक। अब आ जाओ बेटा, 8 नाम लिखना है, कंटिन्यू। पहला लिखो सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। दूसरा संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। ये बर्बाद कर देगा,
कहीं करो बेटा। हाँ आ रही, आ रही, आ, एक, दो, अरे वाह, अब बता दिया कि मन जरा बहन तो मन ठा कौन आ चीज़ की। तो ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए था ने। हाँ बताइए कौन नहीं। चलो अब ध्यान रखना हो। वापिस, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, फिर लिखो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। आधुनिक है जी तो दुख है कौन, बोर्ड सही देवे। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, सहजातीय क्रिया। सहजातीय के बाद लिखो, हाँ, सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया के बाद लिखो पूर्वकालिक क्रिया। फिर नाम धातु क्रिया। नाम धातु ना लिखकर पहले ये लिख लो, प्रेरणार्थक क्रिया। फिर नाम धातु क्रिया। फिर 8वां नंबर, कर्दंत क्रिया। इसमें एक और भी नाम माना गया है, किसी को नहीं बताया तो वो अकर्मक के प्रकार है। किसके, अकर्मक के। इसमें भी लिख लो वर्तमान क्रिया। दूसरा, वर्तमान के बाद भूतकाल, भूतकाल क्रिया, और अंत में भविष्यकाल, भविष्य काल क्रिया। इधर लिखो, पहली पूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया, पूर्ण और अपूर्ण। क्या हुआ, पूर्ण और अपूर्ण। इसके नीचे एक नाम और लिख लेना। मैं जो नाम लिख रहा हूँ नम्मा बोल सकते हैं, लेकिन है नहीं, तो अभी नाम लिखो तात्कालिक क्रिया। जो है तो अकर्मक का प्रयोग, लेकिन ये प्रेरणात्मक नहीं, पूर्णकालिक क्रिया से मिलती जुलती है। 1 मिनट के लिए नाम याद करो कि सर अब याद हो गया, मैं मिटाकर पूछ लूँ आराम से। आपके सवाल क्या आएगा कि रचना और बनावट के आधार पर क्रिया कितनी है, 8। नाम याद हो गए। पूछेंगे क्रम के आधार पर क्रिया कितनी है, 2। काल के आधार पर क्रिया कितनी है, पूर्ण के आधार पर कितनी है, 2। चीज समझ में आ गई ना। तो कई बार ऐसा होता है कि ये क्रियाएं अपने भागों में बंटी होती है। अगर सवाल आगे सीधे क्रिया कितने प्रकार, तो आप 8 लिखोगे क्या, क्या लिखोगे, 2 ही। बस ये इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। और अभी बार जो है चतुर्श्रेणी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि रचना के आधार पर क्रियाओं के प्रकार। ऑप्शन थे वहां पर 2, 4, 8, 3, ऐसे ऑप्शन थे। तो ऑटोमेटिक हमन को नाम ऊपर वाला याद होना जरूरी है। समझ में आ गया। ऑप्शन में ये पूछा था कि रचना का कौन सा प्रकार नहीं है, तो 3 नाम ये देकर एक ये जोड़ देंगे। तो ऐसे भी सवाल आता है। तो आपको ये चीज इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार पढ़ लेना चाहिए आपको। चलोगे आराम से बेटा। अब लिखो बेटा आगे, काल के आधार पर
क्रिया। अब क्रिया समझनी भी जरूरी है ना, तो पहले करते हैं काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया कितनी है? 3। कौन कौन सी? क्लियर एकदम? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्लियर है? लिखो बेटा। राम घर जाता है। राम घर जाता है। राम क्या होता है? दूसरा लिखो। राम घर जा चुका है। राम घर जा चुका है। तीसरा, राम घर जाएगा। क्या इन वाक्यों से आपको क्रिया का काल समझ में आ गया है? क्या कंफर्म आ गया? कुछ समझाने की जरूरत नहीं? क्या बात है। अगर मैं पूछूं आपसे, एक टॉपिक आता है अलग से, पता किसी को? ये हिंदी में एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, काल। अब कहते हैं भूतकाल के 6 प्रकार, वर्तमान के 5 प्रकार और भविष्य के 3 प्रकार, कहीं 4 भी मिल जाएंगे आपको। तो ये काल के आधार पे बनते हैं। किसके आधार पे बनते हैं? काल के आधार पे। तो काल को बांटा गया, काल को क्या किया गया? बांटा गया है। लेकिन हमें क्रिया पढ़ने हैं। काल, जब अपन काल टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब वो सारी चीजें हमारे सामने आएगी। तो अब आप इन वाक्यों से लिखते बता दोगे ये किस काल की क्रिया है? वर्तमान की। ये किस काल की क्रिया है? भूतकाल की। ये किस काल की क्रिया है? कन्फर्म समझ आ गया? ऑटोमेटिक आपने बता दिया ना। तो ये काल के आधार पर है। अब लिखो बेटा कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने? कर्म के आधार पर क्रिया। पहली कौन सी लिखा रहा हूं? अकर्मक। क्या लिखा रहा हूं? अकर्मक क्रिया। हाँ, पहले बोर्ड पे देखोगे फिर परिभाषा लिखोगे। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। हाँ, देखो मैंने लिखा राम सोता है। बात सीधी है ना? राम सोता है। अब मुझे बताओ इसमें कर्ता कहाँ है, कर्म कहाँ है और क्रिया कहाँ है? क्रिया सोना, तो राम क्या है? राम करता है। ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? कर्ता। अब देखते हैं। राम घर जाता है, इसमें बताओ क्रिया कहाँ है? ये क्रिया आ गई आपकी। क्या आ गई? क्रिया। तो ये क्या है? काम को कौन कर रहा है? करता ही करता है, लेकिन कहाँ जाने का कर रहा है? कर्म। अब बताओ कर्म किस में नहीं आया? ऊपर वाले में। जिसमें कर्म नहीं आया तो मैं इसको क्या कहूंगा? एक कर्म। एक कर्म मतलब कर्म नहीं है। अब परिभाषा रटनी नहीं है आपको। परिभाषा इधर देखो सभी एक बार। जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और बीच में क्या नहीं आया? कर्म। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और कर्म प्रयुक्त नहीं होता। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्म प्रयुक्त नहीं होता, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? अकर्मक। क्या कहेंगे? वापिस दूसरा। जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ के किस पे पड़े? कर्म पर, उसे क्या कहेंगे? सकर्मक। क्या कहेंगे? अब परिभाषा याद हुई? उल्टी भी बोल सकते हो। जब वाक्य में क्रिया कर्म के हिसाब से ना होकर कर्ता के हिसाब से होती है तो अकर्मक। जब क्रिया कर्म के हिसाब से और कर्ता के हिसाब से ना हो तो
सकर्मक। कैसे भी लिखो, बात एक ही है। अब लिखो बेटा अकर्मक की परिभाषा। जब जब क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और कर्म प्रयुक्त नहीं होता, और कर्म प्रयुक्त नहीं होता, तो वहाँ क्या होगा? बोलो। अकर्मक। क्या होगा? अकर्मक क्रिया। क्या होगी? अकर्मक क्रिया। कन्फर्म है? क्या नहीं होता? कर्म प्रयुक्त। लिखो जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। हाथी नाचता है, कुत्ता भौंकता है, हाथी नाचता है। आगे लिखो। सुनीता हंसती है, सुनीता हंसती है। गीता जाती है। अब बताओ कौन करता है और कौन क्रिया है? भौंकना क्या है? कंफर्म क्रिया। दूसरी क्रिया कहाँ है? तीसरी क्रिया कहाँ है? चौथा क्या है? अब बताओ मुझे, कहीं कर्म है क्या बीच में? तो करता कहाँ है? हाँ, है क्या? अब लिखो नीचे अपवाद। नीचे लिखो अपवाद। मछली पानी में तैरती है, मछली पानी में तैरती है। दूसरा लिखो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तीसरा लिखो बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं। चौथा लिखो पेड़ से पत्ता गिरता है। लिख लिया? बताओ करो, कहाँ करता है, कहाँ कर्म है? इनको लिखने के पहले नीचे लिखो नोट। नोट में लिखो तैरना, तैरना क्रिया पता है आपको। दूसरा लिखो तैरने के बाद उड़ना,
जो मैं बता, तैरना, उड़ना, फिर लिखो नहाना, फिर लिखो जागना, फिर लिखो बोलना, सोना, फिर लिखो रोना, फिर लिखो उठाना, धोना, उठाना, धोना, टहलना, धोना, उठाना, टहलना, भौंकना, चमकना, थूकना, छींकना, खांसना, दौड़ना, हंसना, आना, जाना, बोलना। दौड़ना लिखा दिया, देख लो, दौड़ना लिखा दिया, ओके, कर ली सबने। उड़ना लिखा दिया, देखो लिखा दिया। तैरना लिखा दिया क्या है? गिरना लिखा दिया, लिख दो बेटा गिरना, गिरना, थूकना, छींकना, खांसना, ये गिरे है ना। टहलना, चमकना, गिरे है ना। हाँ, ये क्या है? सारी अकर्मक क्रिया, नीचे लिखो। ये सारी की सारी क्रियाएं क्या है? अकर्मक क्रिया। क्या है बेटा? अकर्मक। क्या है? सारी की सारी अकर्मक। लिख लिया? अब आ जाओ बोर्ड की तरफ। मुझे बताओ, ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं सकर्मक? अकर्मक। तैरना किस में आया? अकर्मक में आया, सकर्मक में? उड़ना किस में आया? रोना किस में आया? गिरना किस में आया? कन्फर्म है? इसका मतलब ये अकर्मक है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आया सर इनमें कर्म है ना बीच में। अब मुझे बताओ, कर्म को मैं दूर करता हूं। मछली पानी में तैरती है, मैंने सवाल पूछा क्या तैरती है? क्या तैरती है? तो आपका ध्यान कहां पर गया? तो मछली क्या आपका करता, और परिभाषा क्या लिखा कर्म की? पढ़ो। जब क्रिया का प्रभाव कहां पड़े? कर्ता पर। तो क्रिया का प्रभाव कहां पड़ा? कर्ता पर। बना नहीं बना? पानी में तैरती है, तो पानी तो तैरता नहीं है ना, मछली तैरती है, तो क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ा ना। अब बताओ क्या उड़ता है? पक्षी। आकाश तो उड़ने से रहा, तो पक्षी आपका क्या है? कर्ता। आकाश क्या है? कर्ता का विस्तार। आकाश क्या है? कर्ता का। आकाश तो उड़ने से रहा ना, तो मतलब आकाश तो क्रिया होगा ही नहीं, जुड़ेगा कैसे? तो ये क्रिया का विस्तार, तो ये भी करता है, ये भी करता ही है ना, तो पूरा क्या बना? अकर्मक बना। आगे क्या लिखा है? बच्चे कौन रो रहे हैं? इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये क्या है? क्रिया का विस्तार। ये किसका विस्तार है? तो रोना किस पर पड़ा? बच्चे पर। आया नहीं आया? तो ऑटोमेटिक ये अकर्मक है या सकर्मक? अपवाद आएगा तो सोचोगे सर देखो, पक्षी, आकाश, ये कर्ता, ये कर्म, ये क्रिया, आएगा नहीं आएगा? तो ये चीज। अब आगे बोलो, पेड़ से क्या गिरता है? पत्ता। अब बताओ पत्ता किसके साथ जुड़ा है? क्या गिरता है? मैंने पूछा क्या गिरता है, तो आप ये करूं? वेरी गुड, सही है ना? वेरी गुड, समझ में आ जाएगा ना? हाँ। अब देखो क्या गिरता है? पेड़ तो नहीं गिरा ना, तो आपका काम पे चला। तो अब पेड़ जुड़ा तो पत्ते के साथ ही ना, पत्ता जुड़ा तो इसके साथ ही ना, तो ये कर्ता का क्या हो गया? तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये पूरा का पूरा क्या हो गया? क्रिया। तो क्या हो गया पूरा? अकर्मक। क्या हो गया? अकर्मक की परिभाषा बोलो। जब क्रिया का प्रभाव कहां पड़े, तो वहां क्या होता है? कन्फर्म, डन।
हेडिंग लिखो सकरमक, हेडिंग लिखो सकरमक, सकरमक लिख के छोड़ दो। कल आगे। धन्यवाद।